हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टैलेंट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टैलेंट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ, और इसके अंतर्गत हम देखेंगे लेक्चर नंबर 14। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मॉरिसन शिक्षण प्रतिमान की व्याख्या कीजिए अथवा बोध स्तर शिक्षण प्रतिमान की व्याख्या कीजिए। उत्तर देखते हैं। मॉरिसन अपने प्रतिमान पर बल देते हुए कहता है कि छात्रों को अपने अधिगम उद्देश्यों का स्पष्ट रूप से बोध होना चाहिए। शिक्षण में छात्रों की आवश्यकताओं को प्रधानता दी जानी चाहिए, जिससे वे अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकें। मॉरिसन ने इस प्रतिमान के प्रारूप के 4 पक्षों का वर्णन किया है, जो निम्नलिखित हैं। पहला है उद्देश्य। मॉरिसन प्रतिमान का बुनियादी उद्देश्य इस विषय पर अधिकार प्राप्त करना है। विषय पर अधिकार प्राप्त करने का अधिकार यह है कि छात्र नियोजित अवबोधों को भली प्रकार अधिग्रहण कर ले। इसमें शिक्षण की क्रियाओं द्वारा तथ्यों के रटने पर ही बल नहीं दिया जाता, बल्कि पाठ्यक्रम के स्वामित्व पर अधिक बल दिया जाता है। मॉरिसन ने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए विषय वस्तु को इकाइयों में व्यक्त करने को कहा है। इकाई का अर्थ ऐसे सामान्यीकरण तथा उससे संबंधित तथ्यों से है जिसे छात्र उस रूप में देख या समझ सके जिसमें छात्रों के व्यक्तित्व के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। दूसरा नंबर है संरचना। मॉरिसन बोध स्तर शिक्षण के 5 भागों में बांटा है। मॉरिसन ने बोध स्तर शिक्षण को 5 भागों में बांटा है। इन 5 भागों का अनुसरण करके शिक्षक बोध स्तर के लिए शिक्षण तथा अधिगम की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ये 5 भाग हैं। 5 भाग को सोपान के रूप में भी आप कह सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है अन्वेषण। मॉरिसन ने अन्वेषण के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं को सम्मिलित किया है। प्रश्न पूछकर पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है। नंबर 2 में पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके अवयवों को क्रमबद्ध रूप में तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना। नंबर 3 है नवीन ज्ञान तथा पाठ्य वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करना। पाठ्य वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करना, और जिससे पाठ्य वस्तु की इकाइयों का क्रम बना रहे और उसका कक्षा में छात्रों से संबंध स्थापित हो सके। इसमें हमने देखा था अन्वेषण में पहला था कि प्रश्न पूछकर पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए परीक्षण किया जाता है, और दूसरे में पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उसके अवयवों को क्रमबद्ध रूप में तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित किया जाता है। पहले में प्रश्न पूछना, उसके बाद परीक्षण करना, दूसरे में पाठ्य वस्तु को विश्लेषण करके अवयवों को क्रमबद्ध रूप में तर्कपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करना, और तीसरा है नवीन ज्ञान तथा पाठ्य वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करना, जिससे पाठ्य वस्तु की इकाइयों का क्रम बना रहे और उसका कक्षा में छात्रों से संबंध स्थापित हो सके। चलिए देखते हैं, ये तो था अन्वेषण। अब देखते हैं इसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत शिक्षक अधिक क्रियाशील हो रहकर पाठ्य वस्तु को छात्रों को समझाने का प्रयास करता है। शिक्षक छात्रों की समस्याओं का निदान भी करता है कि पाठ्य वस्तु का उन्हें बोध हुआ कि नहीं। शिक्षक पाठ्य वस्तु को छोटी छोटी इकाइयों में प्रस्तुत करता है, साथ ही यह भी प्रयास करता है कि सभी इकाइयों में क्रम बना रहे तथा छात्रों से संबंध स्थापित हो जाए। प्रस्तुतिकरण में निदान के आधार पर शिक्षक यह निर्णय लेता है कि पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक कि अधिकांश छात्र नवीन पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से समझ ना ले। नंबर गा देखते हैं आत्मीकरण। प्रस्तुतिकरण की अवस्था में दी गई परीक्षा में छात्रों के सफल होने पर ही यह सोपान प्रारंभ होता है। मतलब अगर वो प्रस्तुतिकरण की परीक्षा में पास हो जाते हैं तभी वो आत्मीकरण की परीक्षा में आते हैं। आत्मीकरण के समय छात्र अपना अधिकांश कार्य अपने स्थान पर बैठे हुए ही करते हैं। आत्मीकरण में छात्रों की व्यक्तिगत क्रियाओं को अधिक अवसर दिया जाता है, जिससे प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार अध्ययन करता है। आत्मीकरण का क्या मतलब है? जिसमें छात्र स्वयं से अध्ययन करे और अपनी आवश्यकता अनुसार अध्ययन करे। इस सोपान में शिक्षक व छात्र सक्रिय रहते हैं। इस परिस्थिति को एक विशेष प्रकार का पर्यवेक्षक अध्ययन कहा जाता
कहा जा सकता है, जिसमें शिक्षक एवं छात्र बराबर मात्रा में सक्रिय रहते हैं। शिक्षक का मुख्य कार्य छात्रों को निर्देशन देना और उनकी क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना है। आत्मीकरण का मूल उद्देश्य सामान्यीकरण के लिए अवसर प्रदान करना है, जिससे वे प्रत्यय पर स्वामित्व स्वीकार कर सकें। आत्मीकरण के कालांश के अंत में पाठ्य वस्तु के स्वामित्व का परीक्षण किया जाता है। यदि छात्र असफल रहते हैं तो शिक्षक की आत्मीकरण के लिए पुनः अवसर दिया जाना चाहिए और पर्यवेक्षण के समय सतर्कता रखनी चाहिए। नंबर घ है आपका व्यवस्था या संगठन। स्वामित्व परीक्षण में सफल होने उपरांत छात्र पाठ्य वस्तु के प्रकृति के अनुसार व्यवस्था सोपान में प्रवेश करता है। व्यवस्था स्तर पर पाठ्य वस्तु को विस्तार रूप से समझने का प्रयास किया जाता है। इसमें सीखने की एक इकाई से अनेक तथ्यों का बोध किया जाता है। मॉरिसन के अनुसार व्यवस्था कालांश में छात्रों को पुनः प्रस्तुतिकरण का अवसर प्रदान किया जाता है। सभी छात्र पाठ्य वस्तु को अपनी भाषा में बिना किसी की सहायता से लिखते हैं। मतलब यहाँ पे बच्चे सेल्फ कोई चीज़ प्रस्तुत करते हैं, जिससे शिक्षक इस निर्णय पर पहुँचता है कि छात्र पाठ्य वस्तु के बिना किसी साधन के लिख सकते हैं या नहीं। गणित तथा व्याकरण में लिखित रूप में बिना किसी सहायता के पुनः प्रस्तुतिकरण का कोई महत्व नहीं होता। गणित तथा व्याकरण में लिखित रूप में बिना किसी सहायता के पुनः प्रस्तुतिकरण का कोई महत्व नहीं होता। अतः छात्र व्यवस्था कालांश को छोड़कर वर्णन कालांश में चला जाता है। नंबर अंगा देखते हैं वर्णन। वर्णन कालांश बोध स्तर के शिक्षण का अंतिम सोपान है। इस कालांश में प्रत्येक छात्र मौखिक रूप में पाठ्य वस्तु को शिक्षक तथा अपने साथियों के समक्ष प्रस्तुत करता है। मॉरिसन ने स्वामित्व वर्णन की योजना भी तैयार की, जिसमें प्रत्येक दिन वर्णन कालांश होता है। वर्णन स्तर को लिखित रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नंबर तीसरा देखते हैं इसमें सामाजिक प्रणाली। बोध स्तर के शिक्षण में सामाजिक प्रणाली दूसरा था हम लोगों ने पढ़ा था अभी संरचना, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण, व्यवस्था, संगठन और वर्णन। अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर सामाजिक प्रणाली। बोध स्तर के शिक्षण में सामाजिक प्रणाली विभिन्न सोपानों में बदलती रहती है। इसमें शिक्षक तथा छात्र दोनों ही क्रियाशील रहते हैं। शिक्षक का कार्य निर्देशन देना होता है और छात्रों की स्वतः प्रेरणा अधिक महत्वपूर्ण कार्य करती है। बोध स्तर के शिक्षण में सामाजिक प्रणाली बदलती रहती है। जैसे छात्रों को आत्मीकरण में प्रयोग करने के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती है। व्यवस्था कालांश के अंत में लिखित परीक्षा होती है। वर्णन कालांश में मौखिक परीक्षा होती है। इस प्रकार बोध स्तर के शिक्षण के विभिन्न सोपानों में मौखिक तथा लिखित दोनों प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। देखिए यहाँ पे व्यवस्थाएं बदलती दिख रही हैं, जिसमें आत्मीकरण में प्रयोग करने के लिए प्रस्तुतिकरण की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है और व्यवस्था कालांश के अंत में लिखित परीक्षा होती है और वर्णन कालांश में मौखिक परीक्षा होती है। इस प्रकार बोध स्तर के शिक्षण की विभिन्न सोपानों में मौखिक तथा लिखित दोनों तरह की परीक्षाएं होती हैं। चलिए मूल्यांकन प्रणाली देखते हैं। मूल्यांकन प्रणाली में निम्नलिखित विधियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है, जैसे लिखित विधि, मौखिक विधि, निबंधात्मक विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, अभिक्रमित विधि। कहने का तात्पर्य यह है कि बोध स्तर पर कई स्तरों पर मूल्यांकन किया जाता है, जैसे आत्मीकरण में प्रवेश के लिए प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन, व्यवस्था अथवा वर्णन के लिए आत्मीकरण का मूल्यांकन आवश्यक है। व्यवस्था कालांश के अंत में लिखित परीक्षा को तथा वर्णन कालांश में मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। मतलब यहाँ पे आपको हर सोपान को पास करने के लिए एक परीक्षा देनी होती है। सबसे पहले आपको प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन करना होगा आत्मीकरण के लिए, और उसके बाद व्यवस्था अथवा वर्णन के लिए आत्मीकरण का मूल्यांकन करना आवश्यक हो जाएगा। मतलब आत्मीकरण को पास करने के बाद ही आप व्यवस्था और वर्णन के लिए
आगे बढ़ते हैं और वर्णन व्यवस्था और कालांश के अंत में आपको लिखित परीक्षा को तथा वर्णन कालांश के अंत में मौखिक परीक्षा के द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। मतलब हर सोपान में आपको लिखित और मौखिक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।